Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start multiplier. बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट अपना कोई भी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करती है, कोई भी एक्सपेंडिचर करती है, अगर मल्टीप्लायर अच्छा नहीं है तो उसका जो इफेक्ट है इकोनॉमी पे बहुत कम पड़ता है। मल्टीप्लायर ही हमको बताता है कि भाई कितनी लोगों की इनकम होगी, देश में जो इकोनॉमी है वो किस तरह से बूस्ट करेगी, है ना। तो बहुत चीज़ों का आकलन आप कर सकते हो, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई, इसका थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, हम देखते हैं समझते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है कि फर्स्ट टाइम पहली बार मल्टीप्लायर दिया। तो यहाँ पर लेट मी ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर जो है आपका ये पहली बार जो है कि मल्टीप्लायर दिया था आपका रिकार्ड एफ कान। पहली बार उन्होंने जो है कि मल्टीप्लायर दिया था इन 1931, है ना। और कांस मल्टीप्लायर वाज द एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। अब बहुत ही जो है कि आप इस चीज में डिफरेंस समझिएगा, है ना, कि ये किसने दिया, कान ने। कौन सा दिया आपका, यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, यानी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, है ना। उसके बाद जो है कि कीन्स ने जो है कि आइडिया लिया किससे, कान से, एंड डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहाँ यानी जो है कि जो कीन्स हैं इन्होंने दिया कौन सा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि मान लो मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर को हमने जनरली ऐसा लिखा देखा है k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो अब हम कहते हैं ये कौन सा मल्टीप्लायर, ये आपका एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है या ये आपका जो है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कौन सा मल्टीप्लायर है ये। तो इस बात में जो है कि स्टूडेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो लेट मी क्लियर यू कि ये जो है आपका यही एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर और यही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। देखिए, मल्टीप्लायर में जो टोटल इनकम यानी जो लोगों की इनकम होगी, यानी चेंज इन इनकम जो होगा वो होगा के मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इन्वेस्टमेंट वाज डन या व्हाट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज डन। तो ये जो है ना, यानी जो है अगर मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान लो कि सपोज इट वाज डन ऑफ फॉर एग्जांपल 2 CR का अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी हुआ है, तो अगर और उस केस में अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 है, तो यानी जो इनकम होगी इट विल बी 3 इंटू 2 CR, दैट विल बी 6 CR। यानी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर तो करा था केवल और केवल 2 CR यानी 2 CR का, लेकिन जो उस एक्सपेंडिचर से इनकम यानी लोगों की, देश की जो जनता है उसकी जो इनकम हुई है वो हुई है 6 CR। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू 3। अब तो ये मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 है, ये क्यों आ गई, ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया, इसको कैसे आपने 3 ले लिया, तो ये कैसे ये 3 क्यों हुई, कैसे हुई, यही हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पूरा हम समझेंगे कॉन्सेप्चुअल वे में, ताकि अगर यूजीसी नेट आपसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर मल्टीप्लायर से पूछ लेता तो आप उसको आंसर कर पाए। तो यहाँ पर कीज टू द आइडिया फ्रॉम कांस एंड डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पिलर इन द होल। ये आपका जो है कि स्पेलिंग है, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, यानी है ना यहाँ पर जो आपका है ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई इज क्लोजली कनेक्टेड टू एमपीएस। अब ये एमपीएस क्या, एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी ये क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है कि आप अगर 100 रुपए सपोज इनकम कर रहे हो, तो आप इस 100 रुपए में से कितना सेव कर लेते हो। यानी में से आपका या तो एक तो आप करोगे कंजम्पशन, और दूसरा यानी बचा हुआ यानी खर्च कर दोगे, कुछ पैसा बचेगा। यानी अगर कंजम्पशन जो आप जिसका जितना पार्ट करोगे, मान लो आपने 100 में से 70 जो है कंजम्पशन कर लिया, तो यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो आपकी होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये आपकी हो गई है 0.7, क्योंकि 100 में से 70 आपने खर्च कर लिया और बचा हुआ क्या है भाई, बचा कितना, 30 बचा ना, फिर यानी वही आपने सेव कर लिया। तो यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी हो गई 0.3। और ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग 12th क्लास की इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट से पढ़ते आ रहे होगे ना। तो ये चीज है अजम्पशन ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखिए, मल्टीप्लायर किन कंडीशंस में काम करेगा, उस समय की जो अजम्पशन है जब मल्टीप्लायर काम करेगा, तो अजम्पशंस क्या लेंगे, ये स्थिति रहे, ये ऐसी स्थिति रहे, इस केस में ऐसे वैसे मल्टीप्लायर काम करेगा। तो देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तभी तो यानी इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा। यानी मान लो आज गवर्नमेंट ने 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी जो इनकम हो रही होगी मान लो सपोज फॉर एग्जांपल दैट विल बी समथिंग लाइक दैट ओनली। लेकिन अगर चेंज इन इनकम जानना है, यानी चेंज इन इनकम जानना, तो यानी इन्वेस्टमेंट में भी कोई ना कोई चेंज हुआ होगा, यानी अगर 500 से 550 यानी 50 रुपीज़ का जो है कि चेंज हुआ, यानी 50 रुपीज़ का जो है कि फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग कंसिडरिंग एन अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ ओनली फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर मेकिंग इट सिंपल। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ हमने लिए है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर जो है कि अब इनकम जो होगी इट विल बी के मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए के की वैल्यू 2 है तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 50, तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर कितना इनकम हो जाएगी 100 रुपीज़। तो इसीलिए जो है कि चेंज इन्वेस्टमेंट में होना जरूरी है, तो देयर इज ए चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऐसा माना जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कांस्टेंट, तो एमपीसी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि अगर मान लो ए बी सी डी ये 4 लोग हैं इकोनॉमी में, तो अगर इनके पास 100 रुपए आता है ए के पास, तो ये 70 रुपए खर्च करते हैं, यानी 0.7 इनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो आगे भी यानी बी की भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी होगी 70 ही, यानी 0.7 ही होगी, यानी 100 रुपए में ये भी 70 ही खर्च करेंगे। कहने का मतलब ये है अगर ए ने 70 रुपए खर्च करे किस, मान लो कि सपोज बी से इन्होंने कुछ परचेज करा और 70 रुपए इनको दे दिए बी के लिए, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, यहीं से क्वेश्चन आपके उठ के आएंगे। मान लो ए ने क्या करा, 100 रुपए थे के पास, लेट बी यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर ए के पास मान लो पहले कितने 100 रुपए थे, इन्होंने 70 रुपए दे दिए बी के लिए, तो यानी ए का एमपीसी कितना हो गया भाई, एमपीसी 0.7 हो गया, या इनका हो गया ना, और इनका जो एमपीएस हो गया है वो कितना हो गया भाई 0.3 हो गया, क्योंकि 30 रुपए उन्होंने बचा लिए। इनका कहना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट है, यानी जितनी इनकी है उतनी ही इनकी। अब देखिए 70 रुपए किसके पास गए, बी के पास, यानी बी के पास अब 70 आ गए, 70 रुपीज आ गया है। लेकिन यहां पर कहा गया कि इसकी भी जो एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितनी है 0.7, यानी सर क्या इसके ये भी 70 खर्च करेगा, नहीं, जितना पैसा इसके पास आया है उसका 70% खर्च करेगा। देखिए मैंने 100 में 70 बताया, यानी वो 70% खर्च कर रहा है अपने जो भी उसकी इनकम हो रही है। तो यानी जो है इसका भी 0.7 जो है कि आपका यहाँ पर एमपीसी है, तो इसका मतलब ये इसकी जितनी भी इनकम हो रही है उसका 70% ये खर्च कर लगेगा। तो ये 70 इसकी इनकम हो रही है, तो 70 का 70% कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपका हो जाएगा इनका यहाँ पर समथिंग समथिंग 4 पॉइंट यानी 49 रुपीज़ हो गया यहाँ पर 70 का। तो यहाँ पर जो है कि 49 रुपीज़ ये खर्च कर देंगे और ये दे देंगे सी को। अब जो सी है इसकी भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 ही है। तो यानी अगर 49 का 0.70% आप निकालोगे तो ये समथिंग समथिंग आपका बैठता है 2.8 समथिंग समथिंग, है ना, 2.8, यानी इसका जो है कि 70% आप एक बार देख लीजिएगा मेरे हिसाब से। अगर ये 50 कंसिडर करें तो 5 7 जो आपका हो जाएगा 35, वो आपका समथिंग समथिंग मेरे हिसाब से देख लीजिएगा। तो यानी ये उतना खर्च 28 रुपीज़ जो है कि ये यहाँ पर खर्च कर देंगे। तो यानी जो है ये 0.7 सबका ये कांस्टेंट है। अब ये ऐसा क्यों है, ये क्यों लिया जाता है, ऐसा क्यों लिया जाता है? देखिए ये ऐसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब इनकम जो है कि अल्टीमेटली ऐड करी जाती है, यानी जो इनकम हुई होगी लोगों की वो ऐसे हो करी जाती है। मान लो गवर्नमेंट जो इनकम जोड़ रही है कि लोगों की जो इनकम हुई है, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करा वो तो पैसा गया डायरेक्ट जनता के पास, यानी वो तो पूरा का पूरा इनकम में इन्वेस्टमेंट का पार्ट जोड़ ही लिया जाता है, यानी ये तो जोड़ ही लिया गया है। उसके बाद जो है इस व्यक्ति ने, यानी इसके जिसके पास ये पैसा गया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक ही व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कितना खर्च करा, वो खर्च करा होगा सी, यानी इसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है मल्टीप्लाई बाय, और ये खर्च करा होगा ये आया होगा दूसरे के पास। फिर तीसरे व्यक्ति के पास पैसा इतना पूरा पूरा ये पैसा गया तीसरे व्यक्ति के पास, तो उसने क्या करा इस उसकी भी कुछ ना कुछ अपनी एक कंजम्पशन की एक, मान लो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी भोग करने की जो भी उसकी क्षमता होगी, तो उसने उतना कंजम्पशन कर लिया। तो यानी इस होल का जो है कि सी से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा सी, ये पूरी पूरी टर्म जो भी, ऐसे ही ये सी और सी, है ना, ये और जो है कि ये पूरी पूरी टर्म जो है कि एक बार और रिपीट हो जाएगी, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये जब जाएगा टर्म तो ये कैसे बन जाएगी, देखिए ऐसे बनेगी ये कि डेल वाई इक्वल टू डेल आई
प्लस सी डेल आई प्लस सी स्क्वायर डेल आई प्लस सी क्यूब डेल आई, है ना, प्लस सी 4 डेल आई और डैश 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 यहाँ पे हो जाएगा आपका सी टू दी पावर एन डेल। यानी जब तक जो है कि ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो जाता है एक टाइम पे, है ना, तब तक जो है कि वहाँ तक ये चलेगा और उतनी ही क्या होगी, इनकम होगी, उतनी ही इनकम होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे निकल के आता है कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर रेड पेन ले लूँ, रेड पेन, लेट मी चूज रेड कलर ताकि आपको विजुअल हो। तो यानी अब ये जो है कि वाई को हमने एज इट इज ले लिया है, यहाँ पर तो हमने ले लिया है, या मान लो कि तो हमने ले लिया वाई को इक्वल टू जो है यहाँ से जो है कि आपने आई ले लिया क्या, कॉमन डेल आई, और यहाँ पर जो है आपका 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, ये आपकी सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर इस सीरीज का हो जाएगा 1/1 माइनस सी। तो यही आपका जो है कि जो 1/1 माइनस सी है, यही कहलाया जाता है मल्टीप्लायर, जो कि के से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये अब यही इक्वेशन इसकी फॉर्म में हो जाएगा, y इक्वल टू के डेल आई, हाँ, वेयर के इज मल्टीप्लायर, ये चीज होती है। तो ये हम अजम्पशन ये भी पढ़ रहे थे, मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम इज कांस्टेंट, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम। जो भाई कंजम्पशन है, अब ऐसा नहीं है कि सपोज ये व्यक्ति मान लो कि इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है, लेकिन ये कंजम्पशन कहीं और से कर रहा है, जो इनकम हो रही है उससे तो कंजम्पशन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ करंट, जो इस समय इसको करंट, जो करंट मतलब तुरंत की जो इनकम है उसी से इसकी ये कंजम्पशन कर रहा है। उसके बाद अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पीछे भी कुछ लिख दिया है, तो नॉट एन इशू, मैं अपने आपके लिए एक बार छिपा देता हूँ। लेट मी, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा तो ये जो है कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है डेल वाई इक्वल टू, वेट अ मिनट, डेल वाई इक्वल टू के डेल आई, है ना। तो ये आपका मल्टीप्लायर का पूरा पूरा एक आपका इक्वेशन। कंजम्पशन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ करंट इनकम, देयर इज नो टाइम लैग। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टाइम लैग है, या जब ये एज्यूम करा कि क्योंकि टाइम लैग रहता है, इसीलिए बाद में कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि टाइम लैग है, टाइम लैग को भी यहाँ पर कंसिडर नहीं माना गया है, और इसीलिए जो है कि मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं, इसीलिए जो है कि आगे चल के डायनेमिक मल्टीप्लायर है इसको क्रिटिसाइज करने के बाद। तो यहाँ पर लेकिन ये लैग नहीं माना गया, नो टाइम लैग। अब नो टाइम लैग का मतलब क्या होता है, जैसे भाई आप ये बताइएगा कि किसी मान लो गवर्नमेंट ने 1 CR का एक्सपेंडिचर करा फॉर एग्जांपल, या मान लो 100 CR का एक्सपेंडिचर करा है, 100 CR, गवर्नमेंट ज़्यादातर ऐसे ही करती बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो ये खर्च होते होते मान लो कि कुछ समय लगेगा, मान लो कि लोगों के पास ये पैसा जाएगा, उसके बाद उन लोगों के पास दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाएगा, कुछ समय लगेगा, फिर इन लोगों के पास से तीसरे लोगों के पास पैसा जाएगा तो कुछ समय लगेगा। तो यानी जब ये समय लगता रहेगा तो कहने मतलब सालों साल समय लग जाता है। तो वो टाइम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माना गया, यानी जो है कि नो टाइम लग कह दिया गया है ना, क्योंकि समय लगेगा तो फिर इनकम जो कि वो 1 साल में ना होगी, 2-3 साल में होगी ना उस तरीके से। और मल्टीप्लायर को बता दिया जाता है कि इनकम ये उसी साल में हुई है, करंट ईयर में हुई है। तो ये टाइम लैग जो है कि यहाँ पर नहीं मानता है। उसके बाद जो है यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंस्टेंटेनियसली लीड्स टू अ मल्टीप्लायर मल्टीपल इंक्रीज इन और डिक्रीज इन इनकम, यानी मल्टी जो है कि तुरंत ही जो है कि इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, और इसलिए वहाँ पर टाइम लैग नहीं है। अब यहाँ पर पूरी खिचपिच अगर हो गई है तो मैं लेट मी चूज इरेजर, मैं इरेजर, लास्ट वाला आप देखिए, फिफ्थ वाला यहाँ पर आप देखिए, या आप जो है कि a new level of investment is maintained steadily for the completion of multiplier process, यानी जो नया लेवल का इन्वेस्टमेंट है ये मेंटेन होता है स्टेडली, यानी धीरे धीरे मेंटेन होता है, ताकि जो है कि नए लेवल का मल्टीप्लाई, यानी जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उससे हट करके नया जो इन्वेस्टमेंट है इससे पड़ने वाला जो इनकम में इफेक्ट है, तो वो जो है कि यहाँ पर धीरे धीरे हम यहाँ पर मालूम करते हैं। तो ये चीज़ें थी, और भी एजम्पशन है इसके, देयर इज अ नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी जो है कि इंक्रीज जो है इन्वेस्टमेंट में, है ना, वो एक आपका नेट इंक्रीज, मान लो कि पहले 100 CR था, लेकिन अब जो है कि नेट इंक्रीज होकर मान लो गवर्नमेंट 150 CR कर रही है, यानी जो है जो नेट इंक्रीज जो आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, इट विल बी 50 CR। हाँ, कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल इन रिस्पॉन्स टू इफेक्टिव डिमांड फॉर देम, कंज्यूमर गुड्स जो हैं अवेलेबल हैं इन रिस्पॉन्स टू इफेक्टिव डिमांड फॉर देम। ऐसा नहीं है
कि जो है कि गवर्नमेंट ने खर्च भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट करा। अब लोगों के पास अब ये पैसा कब जाएगा? जब ये लोग जिनके पास पैसा आया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट खर्च करे तो पहली बार तो किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में पैसा जाएगा ना। अब इनके पास पैसा है, अब ये मल्टीप्लायर कब काम करेगा? जब ये इनकम दूसरे लोगों के पास जाए, यानी ये पैसा दूसरे लोगों के पास जाएगा उनकी इनकम के रूप में। जैसे मान लो मैं दुकानदार हूँ, मैं लैपटॉप बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा मान लो किसी एक डिपार्टमेंट में कि वहाँ पर 1 लाख लैपटॉप चाहिए। मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हूँ। अब मेरे पास जो है कि डिमांड आई। अब भाई मेरे पास डिमांड आई यानी मैं लैपटॉप दूँगा, मुझे पैसा मेरे पास आएगा, यानी मेरी इनकम होगी। अब फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस कि वहाँ पर मेरे पास क्या है कि माल ही नहीं है, यानी लैपटॉप ही नहीं है, यानी गुड्स और सर्विसेज़ हैं ही नहीं मेरे पास। तो फिर क्या होगा? यानी ये मान लिया गया कि अगर लोगों के पास अगर गुड्स और सर्विस अगर नहीं है तो मल्टीप्लायर काम ही नहीं करेगा फिर तो। तो ये माना जाता है कि भाई वहाँ यहाँ पर मल्टीप्लायर तभी काम करेगा जब लोगों के पास गुड्स और सर्विसेज होंगी, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास प्रॉपर गुड्स और सर्विसेज है, मतलब बल्कि ताकि जो है कि उनको अगर ऑर्डर मिल रहा है तुरंत, तो वो तुरंत जो है कि डिस्पैच गुड्स और सर्विस उनको यानी जो है कि उनको दे सकें, एक्सचेंज वहाँ पर हो सके और फर्दर जो है कि उनकी इनकम हो, फिर वो आगे एक्सपेंडिचर करे, उनकी इनकम हो। एक्सपेंडिचर भाई व्यक्ति तब करेगा ना जब उसको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तभी पैसा पैसे के बदले यानी एक्सचेंज किसको कहा जाता है, यानी मैंने पैसा दिया और पैसे के बदले में कुछ लिया। तो जब जो है कि जब वस्तुएं और ये जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जब ये किसी के पास होंगी तभी तो इट विल बी पॉसिबल टू एक्सचेंज। ओके, तो अगर ये गुड्स और सर्विसेज नहीं होंगी तो एक्सचेंज कोई नहीं कर पाएगा। तो यानी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर होनी चाहिए, ये अज्यूम करा गया है। देयर इज अ सरप्लस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड टू मीट द इंक्रीज डिमांड। यानी जो है अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, यानी जो है डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी सरप्लस गुड्स भी होना चाहिए, है ना? यानी ज़्यादा था। अदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो इजीली अवेलेबल। यानी जो है ऐसा नहीं है कि जो है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल डिमांड अगर इंक्रीज हुई है, अगर डिमांड इंक्रीज हो गई है तो भाई यहाँ पर रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ताकि उन उन रिसोर्सेज से प्रोड्यूसर क्या कर पाए, लेकर के और उसको क्या प्रोडक्शन दे पाए, प्रोडक्शन दे करके मान लो डिमांड होगा, सप्लाई वहाँ पर डिमांड की सप्लाई दे पाए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देयर इज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी इन विच द मल्टीप्लायर प्रोसेस ऑपरेट्स। यानी जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, ऐसा अज्यूम करा गया है जहाँ पर जो है कि मल्टीप्लायर प्रोसेस ऑपरेट कर रहा है। तो ये कुछ अजम्पशन है, और भी अजम्पशन है आपके। देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी अनअफेक्टेड बाय फॉरेन इन्फ्लुएंस। यानी ऐसा नहीं है कि यानी इनकम जो है कि इन्वेस्टमेंट जनता के पास जा रहा है। अब जनता जो है कि अगर फर्दर अपने लोगों से ही चीज़ें खरीदेगी तभी लोगों की इनकम होगी, तभी मल्टीप्लाई अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर मान लो ये लोग इनके पास पैसा आया और ये फॉरेन से कोई चीज़ खरीद ले रहे हैं, यानी पैसा दे दे रहे हैं फॉरेन में, विदेशों में पैसा दे दे रहे हैं, यानी इनकम फिर हमारे देश में तो हुई नहीं, यानी मल्टीप्लाई काम ही नहीं कर रहा है ना? देयर इज नो चेंज इन प्राइस। ऐसा नहीं है कि प्राइस में चेंज हो, यानी माना गया कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट आया और आगे प्राइस महंगे हो गए, लोग खर्च नहीं कर रहे, लोग अपने पास पैसा रखे हो कि भाई महंगाई में कौन खरीदेगा, है ना? पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। एक्सेलेरेटर इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट इज इग्नोर्ड। अब आगे आप अभी एक्सेलेरेटर नहीं समझ में आ रहा तो आगे मैं समझाऊंगा, आगे एक्सेलेरेटर है। तो यहाँ पर एक्सेलेरेटर इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट इज इग्नोर, अभी ये इग्नोर कर दिया जाता है, ये एज्यूम इसमें माना गया है, मल्टीप्लायर का अजम्पशन है। देयर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बात करते थे कि इकोनॉमी में देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑल द लेबर रिसोर्सेज कैपिटल ऑल द थिंग्स आर एम्प्लॉयड फुल्ली। तो यहाँ पर जो है कि इन्होंने एज अ कीन्स, जो कीन्स थे उन्होंने माना था देयर इज ऑलवेज एग्जिस्टेंस ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी इज नॉट एम्प्लॉयड फुल्ली। तो ऐसे जैसा कीन्स ने माना था वैसा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कीन्स माना ना, कहान ने दिया उसके बाद कीन्स ने दिया, तो यहाँ पर यही अज्यूम करा गया कि देयर इज अ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। तो लाइक व्हाट कीन्स अज्यूम दैट इज देयर बिकॉज दिस इज आल्सो प्रोपाउंडेड बाय कीन्स ओनली। ओके, उसके बाद ये क्या है कि फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लाई, ये थोड़ा पेन थोड़ा दिक्कत, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर भी ड्रॉ अगर करने की अगर ये कुछ अपने आप लिखना चाहता है तो बहुत मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि अपने आप लिख रहा है ये, ठीक है ना? ज़्यादा ललक है इसके अंदर, हालांकि बटन वटन दब जाता है मुझसे कुछ, है ना? देखिए, ठीक है, ठीक ठीक। अब जो है यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मल्टीप्लायर, तो ये क्या आप ऐसे भी जान सकते हो कि भाई वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना? तो वाई इक्वल टू अगर सी प्लस आई होता है कि अगर इसका पूरा अगर ये आपका अगर इसका पूरा अगर आप निकालोगे फॉर्मूला तो वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस, ऐसा होता है ना? ये आपका जो कि 4 सेक्टर मॉडल जो हो गया है, ये आपका 2 सेक्टर मॉडल है।
है ना, तो टू सेक्टर मॉडल में आपका y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर उसको यू विल डिफरेंशिएटिंग विद दिस विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो यहाँ पर जो है कि वाई वाई कैंसिल होकर यहाँ पे वन आ जाएगा, और ये आपका चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हो, यानी अगर 70 खर्च कर लिए 100 में से, तो यानी जो है कि 0.7 जो है इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आपका एमपीसी हो गया। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, अगर इसको उल्टा करोगे तो यानी जो आप कहते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा है, उसके बाद जो है कि जो इनकम में इन्वेस्टमेंट के बाद जो इनकम में चेंजेस आए हैं, यानी चेंज इन इनकम हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कितना हुआ है, तो यही क्या होता है आपका, ये क्या होता है, यही तो होता है के, यही तो होता है कितना गुना इनकम बढ़ गई। यानी मान लो कि अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है कितना 100 का, और 100 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और लेकिन जो है कि इनकम बढ़ गई, इनकम हो गई 300, यानी मल्टीप्लाई कितना था, यानी कितनी बार इन्वेस्टमेंट आपका मल्टीप्लाई हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, यानी के की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये आप यानी वाई अपॉन आई होता है के, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर y अपॉन आई नहीं है, यहाँ पर i अपॉन वाई, यानी y चेंज इन y अपॉन आई क्या होता है, चेंज इन y अपॉन आई कितना होता है, k होता है, लेकिन यहाँ पर i अपॉन वाई है, चेंज इन i अपॉन वाई है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन के, वही यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ पर अगर k की वैल्यू आप निकालोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी हो गया। तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया कि k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी होता है ना। यही आपका क्या है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो यहाँ और उसके बाद अब देखो मल्टीप्लाई इतना ही था, सिंपल था, यानी आपने जो के की वैल्यू यहाँ पर समझ ली है। अब देखो लीकेज क्या होती है, मल्टीप्लाई लीकेज का मतलब क्या है, लीकेज का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनसे मल्टीप्लायर अनइफेक्टिव हो जाए, मल्टीप्लायर काम ना करे, मल्टीप्लायर काम ना करे। अब देखिए आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रखी होगी, मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि जितना मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही इकोनॉमी में बूस्टअप होगा, उतनी ही इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ग्रोथ होगी उतनी ही इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी में। क्योंकि जो है कि लोगों का जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है ना, अगर वो ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से लोगों की इनकम आगे फर्दर लोगों की ज़्यादा होगी। यानी गवर्नमेंट अगर जो है कि इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उस इन्वेस्टमेंट का जो है कि कई गुना ज़्यादा जो है कि लोगों की इनकम हो रही है ना। तो यानी अगर गवर्नमेंट मान लो कि 100 सीआर इन्वेस्टमेंट कर रही है, मल्टीप्लायर की वैल्यू मान लो 2 है, तो यानी 200 सीआर इनकम होगी लोगों की। लेकिन अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है, तो यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो आपका है, तो यहाँ पर के लग जाएगा, यही लोगों की इनकम हो जाएगी। तो यानी कि अगर के की वैल्यू अगर 6 है तो और इन्वेस्टमेंट आपका 1 सी आर 100 सी आर है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 600 सी आर। यानी अगर 2 है आपका मल्टीप्लायर तो ये आपका 200 सी आर इनकम हो रही है, लेकिन अगर 6 है मल्टीप्लायर की वैल्यू, तो आप यहाँ पर जो आपकी इनकम है लोगों की वो 600 सी आर हो जाएगी। फॉलोइंग करता है इंपॉर्टेंट लीकेज, पहली चीज़ तो सेविंग। अगर भाई लोगों ने क्या कर लिया, सेव कर लिया, यानी 100 रुपये उनको मिला था, 90 रुपये सेव कर लिया, ओहो 90 रुपये सेव कर लिया, यानी आगे 10 रुपये ही लोगों की इनकम हो पा रही है। 10 रुपये लोगों की इनकम हुई, फिर उन्होंने 9 रुपये सेव कर लिया, यानी 1 रुपये लोगों की आगे इनकम हो पाई, यानी मल्टीप्लायर घुस गया वहाँ पर, काम ही नहीं कर रहा मल्टीप्लायर। अच्छा, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम लोगों की हो ही नहीं पा रही है। तो यानी अगर सेविंग लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो यानी जो है कि मल्टीप्लायर अच्छा काम नहीं करेगा, यानी ये लीकेज है मल्टीप्लायर में, है ना। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी लिक्विडिटी जानते हो, तरलता, तरलता का मतलब होता है कि पैसा हाथ में रखने का प्रेफरेंस, लोगों को कैश रखना अपना मजा आता हो, जेब में कैश रखने में, कि उनको कैश अच्छा लगता हो, यानी वो खर्च ही नहीं करेंगे पैसा। अगर वो पैसा खर्च नहीं करेंगे तो इट मीन्स दैट मल्टीप्लायर, देयर इज अ लीकेज इन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर विल नॉट बी वर्किंग प्रॉपर्ली, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो उसके बाद परचेज ऑफ ओल्ड स्टॉक एंड सिक्योरिटीज। अब बहुत से लोग क्या कर लें भाई, इनकम जो अगर उनको हो रही है, तो अगर वो इनकम फर्दर जो है कि अगर वो कंज्यूम करेंगे तो बाकी की जनता है उसके पास पैसा जाएगा तो उसकी इनकम होगी। लेकिन वो जनता को तो इनकम करा ही नहीं रहे, यानी गुड्स तो सबसे कंज्यूम, तो कुछ उनका कंजम्पशन नहीं बल्कि और क्या कर रहे हैं, स्टॉक और सिक्योरिटी उल्टा जो है कि परचेज कर ले रहे हैं बैंक से, यानी पैसा वो जा ही नहीं रहा है जनता के पास, है ना। अब आपको सिर्फ बैंक से तो पैसा जा सकता है ना, नहीं, क्योंकि जो है कि वहां पर क्या है ना, अगर डायरेक्टली वो अगर मार्केट में एक्सपेंडिचर करते हैं तो लोगों के पास कंजम्पशन होगी, वो फर्दर कंज्यूम करते हैं ना। बैंक के पास तो क्रेडिट आते ही है, वो तो अलग एक पूरा आपका पैरामीटर हो जाएगा ना। अगर लोग स्टॉक सिक्योरिटी परचेज करके बैठ जाएंगे तो यानी जो है कि मल्टीप्लाई काम नहीं करेगा, जो कि इट इज द लीकेज। डेट कैंसिलेशन, यानी लोगों ने जो कर्जा ले रखा उसका उधार वो दे दिया, चुका दिया, बैंक को दे दिया पैसा, तो
तो यानी जो है कि फिर वो भी वैसा मल्टीप्लाई काम करेगा। प्राइस इन्फ्लेशन यानी जो है कि महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है ना, तो महंगाई अगर बहुत हो गई तो यानी जो है कि पहले 100 रुपए में जो है व्यक्ति जो है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 केजी कुछ खरीद रहा था कोई भी चीज़, लेकिन अब जो उसको 5 केजी मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो खरीदेगा ही नहीं, यानी पैसा रखा बैठा रखे बैठा रहेगा, वो कहेगा नहीं, तो यानी जितना पैसा मांग यानी पैसा रखेगा तो दूसरे के पास पैसा नहीं जाएगा, दूसरे के पास पैसा नहीं जाएगा, वो कंजम्पशन नहीं कर पाएगा, ना वो कंजम्पशन करे तो आगे लोगों की भी इनकम नहीं होगी, यानी इनकम विल बी गोइंग डाउन एंड डाउन बिकॉज वैल्यू ऑफ के विल बी डाउन एज they due to more inflation they are not investing, they are not consuming the goods and services। okay, नेट इम्पोर्ट यानी इम्पोर्ट अगर लोग ज़्यादा कर लेंगे, फर्क देखिए भाई, लोगों की इनकम हमारे देश में ज़्यादा होनी चाहिए ना, वो कैसे होगी कि मेरे पास 100 रुपये था, मैंने मान लो फॉर एग्जांपल किसी से एक पिज़्ज़ा खरीदा, 100 रुपये में पिज़्ज़ा आ जाता है, मैंने खाया भी है ना, तो 100 रुपये में पिज़्ज़ा अगर मान लो मैंने किसी से खरीदा तो यानी 100 रुपये उसके पास चले गए, यानी उसकी इनकम होगी, मेरे देश का व्यक्ति है, उसकी इनकम हुई, अब वो आगे खर्च करेगा तो यानी उनकी आगे। लेकिन मैंने ये पिज़्ज़ा क्या करा, मैंने ये पिज़्ज़ा जो है कि विदेश से मंगा लिया, ऐसा हो सकता है पॉसिबल 100 रुपये का पिज़्ज़ा इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, 100 रुपये का पिज़्ज़ा मैंने बाहर से मंगाया, यानी बाहर के लोगों की इनकम हो गई, पिज़्ज़ा मैंने कंज्यूम कर लिया लेकिन इनकम किसकी, मेरे देश में तो यानी मेरे देश से पैसा बाहर चला गया, तो यानी इम्पोर्ट्स जो है कि ये लीकेज है ये मल्टीप्लायर में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो आपके प्रॉफिट हैं, यानी जो है आपका जो प्रॉफिट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। ये आप सिंपल है, समझ रहे होगे, है ना। टैक्सेशन, मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए मुझको मिला लेकिन मैंने क्या करा, सरकार का टैक्स भर दिया, यानी जनता के पास पैसे गया नहीं, उन्होंने आगे एक्सपेंडिचर नहीं करा, तो ये लीकेज है। एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स यानी जो है कंजम्पशन गुड्स का एक्सेस स्टॉक हो गया, यानी भाई क्या हो रहा है, वो माल बिक नहीं रहा है, एक्सेस स्टॉक हो गया है ना, तो वो जो है कि आपका यानी बिक्री नहीं रही, यानी जो है कि अगर कोई चीज़ बिकेगी नहीं तो यानी फर्दर जो है कि लोगों की इनकम नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वो भी आपका लीकेज है मल्टीप्लायर में ना। तो इट वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लायर। तो देखते हैं कितना टाइम हो गया, क्लास कितने मिनट की हो गई है, आई थिंक इट इज़ 27 मिनट्स, नॉट एन इशू। तो आपका मल्टीप्लायर इतना मल्टीप्लायर था, आगे के लिए हम बात कर लेंगे, वेट अ मिनट, आगे हम बात कर लेते हैं कि आपकी पैराडॉक्स थ्रिफ्ट की बात कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई आपका खत्म हो गया, पैराडॉक्स थ्रिफ्ट की बात कर लेते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहने का मतलब है कि ये एक पैराडॉक्स है ना, इसमें कि लोग जो हैं ये कहता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मैं बहुत थियोरेटिकल या इसमें थ्योरी है तो पूरी मैं लिख कर गया है, आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि लोग जो है कि सेविंग करना चाहते हैं, पीपल वांट टू सेव मोर एंड मोर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि सेविंग की बजाय जो है कि और जो है कि प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो जाती है ना। जैसे लोग जो है पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, यही पैराडॉक्स है। ये ऐसा कहा गया पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में। जैसे लोग चाहते हैं वो पैसा बचाएँ, लेकिन वो पैसा कभी बचा नहीं पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे लेवल की बात करें, मान लो कोई देश है इसमें 5 लोग रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 लोग रहते हैं। अब यहाँ पर 5 लोग हैं, इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं कि जहाँ पर ये 2 लोग हैं, ये हैं प्रोड्यूसर, यानी ये लोग कोई ना कोई प्रोड्यूस करते हैं, और हालाँकि 2 दे आर ऑल्सो कंज्यूमर, क्योंकि ये लोग भी कहीं कंज्यूम तो करेंगे ना ये, और ये लोग भी कंज्यूमर हैं, यानी फैक्ट्रियाँ बहुत कम होती हैं ना, मान लो जनता ज़्यादा है, फैक्ट्री कम है, यानी जो लोग माल बना रहे हैं, तो ऐसा हम ट्रीट कर लेते हैं। अब मान लीजिएगा कि यहाँ से ये लोग सभी लोग एम्प्लॉयड हैं इस प्लांट में, 3 लोग ये लोग। अब यहाँ से इनको मिलता है पैसा, मान लो कि 100 रुपीज़ मिल रहा है इनको, 100 रुपीज़ सबको 100 रुपीज़ मिल रहा है। अब ये लोग फर्दर जो है अपनी कंजम्पशन के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर ये लोग हैं, तो जो भी फॉर एग्जांपल वी हैव कंसीडर दैट हर चीज़ ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो कि खाने से लेके कपड़े तक सारी चीज़ें। तो अब ये 100 रुपए का क्या करते हैं ये लोग, यहाँ से इसको फिर प्लांट को देते हैं, प्रोड्यूसर्स मार्केट में जाते हैं, प्रोड्यूसर्स को देते हैं पैसा, और वहाँ से वो ड्रेसेस लेते हैं, वहाँ से दे आर कंज्यूमिंग जो भी आपके एडिबल आइटम्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं, उनको वो परचेस करते हैं और पैसा देते हैं, और वहाँ पर ये एम्प्लॉयड हैं, फिर से वहाँ से इनको सैलरी मिलती है और इस तरह से इकोनॉमी चलती है, और प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग प्रॉफिट एंड कंज्यूमर्स आर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स, ओके, दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटीज़। तो यहाँ पर ऐसा होता है, इकोनॉमी चल रही बढ़िया। लेकिन अब क्या होता है, ये जो कंज्यूमर्स हैं इनके मन में ये होता है कि लाओ कुछ पैसा सेव कर लिया जाए, कुछ ना कुछ हमारी सेविंग्स भी होनी चाहिए। तो अभी ये क्या कर रहे थे कि 100 में से 90 रुपए
खर्च कर दे रहे थे या मान, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये कहने लगे कि नहीं अब हम 50 रुपए सेव कर लेंगे, पूरा 50 रुपीज़ 50% तो हम सेव ही कर लेंगे। यानी अगर वही सेव करेंगे तो यानी कंजम्पशन तो इनको कम करनी होगी ना। ऐसा तो नहीं कंजम्पशन में वही रहेगी, पैसा तो लिमिटेड है। तो यानी अब ये जब ये कंजम्पशन कम कर देंगे तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो इन प्रोड्यूसर्स का जो स्टॉक है, जो अभी तक निकल रहा था, लेकिन अब जो है कि डिमांड कम हो गई, तो यानी अब वो स्टॉक निकलना बंद हो गया, यानी ये कम हो गया है। यानी जो है कि अब जो है कि उतना सेल नहीं कर पाए, यानी प्रॉफिट इनको कम हो रहा है, यानी जो है कि लेबर जो है कि वो एक्स्ट्रा, यानी ये सभी लोग इसमें काम कर रहे थे, तो यानी अब जो जो ये माल बना रहे हैं वो तो आगे बिक ही नहीं रहा है। तो अब प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, इनको बाहर निकाल रहे हैं, यानी दे आर फायरिंग मोर एंड मोर लेबर, दे आर डूइंग ले ऑफ, वो ले ऑफ कर रहे हैं या इनकी वेजेस कम कर दे रहे हैं कि भैया अब जो है कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अब डिमांड बहुत मार्केट से कम आ रही, मैं आपकी वेजेस कम कर दूँ। यानी इन लोगों ने कोशिश करी कि 50 रुपए ये बचाएं, लेकिन अल्टीमेटली इनकी वेज ही 50 रुपए कर दी गई। अब क्या करेंगे, अब क्या ये कंजम्पशन बंद कर देंगे क्या? कंजम्पशन तो वो भी करता है जो कुछ पैदा नहीं करता। मतलब एक बालक है तो अगर वो कुछ दे आर इफ ही इज नॉट डूइंग इनकम देन इट डजंट मीन दैट ही इज नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, ही इज कंज्यूमिंग मिल्क, बहुत सी चीजें वो कंज्यूम करता है। ऐसा तो नहीं, कंज्यूम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भाई खाना तो है ही। तो यानी जो है कि अब इनकी इनकम ही 50 रुपए कर दी गई। अब बताइए, अब ये कैसे सेव करेंगे? नहीं मतलब अगर कोई जो है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये कहता है कि लोग अगर सेव करना चाहें देन टू दे आर नॉट एबल टू डू सो, बिकॉज एक टाइम पे उनको लगता है उनकी सेविंग हो गई है, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट में रेसेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, उन लोगों की इनकम ही आगे चल के कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो सेव करा हुआ पैसा वही उसी वही कंज्यूम कर लेंगे, वो सेव ही नहीं कर पाएंगे कुछ। तो ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है। तो इसी में ऑल द वट एवर द थ्योरी इज देयर इन दिस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट दैट इज रिटन ओवर देयर। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। हाँ, so all these things will be discussing over there. Till now it was all about multiplier. So we will meet in next lecture. Hope so that whatever the lecture, whatever the content I am delivering to you, you are getting. और जून में आपका एग्जाम डेट आ गई है 19th ऑफ जून इन माय ओपिनियन। 2023 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लोग पुराना या नया देखे बाद में तो वो उसको ऐसा ना लगे कि हाँ एग्जाम होने वाला है। 2023 की बात है, जून में आपका जो एग्ज़ाम है 19 जून को होने वाला है इकोनॉमिक्स का। तो बिल्कुल जो है कि आप जुड़े रहिएगा, कंटेंट मैं यहाँ पे लाता रहूँगा। कोई कन्फ्यूजन और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।